अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ही बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर ही बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोस लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ एक नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। यूनिट 2 के अंदर आपका एक और टॉपिक आ जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 में हुआ। यहाँ पे दो बंदे थे, दो अंग्रेज थे, इसमें से एक जो है मॉन्टेग्यू है और दूसरे जो है चेम्सफोर्ड है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था वो चीज़ें हम इंट्रोडक्शन से जानते हैं। The Montagu-Chelmsford reform of 1919 was introduced by the British to give Indians a more participation in government. अब आपने देखा होगा कि जब लखनऊ पैक की वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने लखनऊ पैक की वीडियो नहीं देखी तो फिर तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं लगेगा। इसी लखनऊ पैक की वीडियो यहाँ टॉप पे एक आइका साइन शो होगा वीडियो के ऊपर ही, तो आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, वो लखनऊ पैक की वीडियो का लिंक है। आप वहाँ से जाके पहले लखनऊ पैक देख लें, तब आपको ये मोंटेग्यू अच्छे से समझ लगेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वो बता ये रहे हैं कि जो भी लखनऊ पैक में हिंदूज़ ने और जो मुस्लिम की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि हिंदूज़ की जो पार्टी थी और मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी, दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। यानी कि लखनऊ पैक में हमने ये जाना हिंदूज़ एंड मुसलमान एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। इस क्यों उन्होंने कोऑपरेशन की कि ब्रिटिश लोगों से ज़बरदस्ती और पावर्स ली जाए गवर्नमेंट में काम करने की। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी लखनऊ पैक में। अब इसी लखनऊ पैक की वजह से क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म बनाया गया। इस रिफॉर्म ने क्या चीज़ हमें सिखाई कि इस रिफॉर्म ने यह बताया कि लखनऊ पैक में जो कुछ हुआ उसी की वजह से ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म बनाया। इस मॉन्टेग्यू के चेम्सफोर्ड ने क्या किया कि गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस लोगों को, यानी कि हिंदूज़ को और मुसलमानों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन दे दी। यही चीज़ बेसिकली लखनऊ पैक में मुसलमान और हिंदू चाहते थे कि उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिले, और इसी वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में उन लोगों को कामयाबी मिल गई। यानी कि हिंदूज़ और मुसलमान इस चीज़ पे कामयाब हो गए कि ये दोनों यही चाहते थे कि इनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिले। तो इसीलिए ये लोग एक दूसरे के साथ लखनऊ पैक में इन्होंने एक दूसरे के साथ चलने का वादा किया कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ताकि अंग्रेज़ों से वो ज़्यादा पावर्स ले सकें। और वही हुआ कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म बनाया गया, उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इंडियंस यानी कि हिंदू और मुसलमानों को ज़्यादा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की ऑप्शन दे दी। फिर हमने बताना है कि लखनऊ पैक, फिर आगे लिखा हुआ है एंड वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश प्लान टू ग्रेजुअली गिव इंडियंस अ शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म से क्या फ़ायदा हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में प्लानिंग करी कि इंडियंस यानी कि हिंदू और मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ज़्यादा पावर दी जाए, यानी कि गवर्नमेंट को चलाने की भी ज़्यादा पावर दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट को चलाना, ठीक है, तो ये पावर्स भी दे दी गई अंग्रेज़ों ने इन इंडियंस को, यानी कि हिंदू एंड मुसलमानों को। दे वर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे गेव Muslims and other communities a chance to participate in provisional and the
सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि पावर्स बढ़ा दी गई थी हिंदूज़ की और मुसलमानों की जो इंडिया में रहते थे। उसके अलावा भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के अलावा भी जो बाकी के लोग रह रहे थे इंडिया में, उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया कि वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरह से हमें बताएगी बातें, फिर आगे आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन देनी है। आपने इस रिफॉर्म 1919 का मीनिंग देना है। मीनिंग पर आपने बताना है रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस होना या किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना। यहाँ पे क्या चीज़ चेंज की गई है? गवर्नमेंट का सिस्टम चेंज किया गया, यानी कि गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन बाकी लोगों को दी गई थी। किन लोगों को दी गई थी? इंडियंस को, क्योंकि अंग्रेज़ ऑफ कोर्स नहीं चाहते थे कि वो लोग इंडियंस को, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को ज़्यादा गवर्नमेंट में घुसने दें। लेकिन लखनऊ पैक्ट की वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़ गए और उन्होंने ब्रिटिश लोगों को कहा कि हमें आप जो है ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ऑप्शन दें गवर्नमेंट के अंदर। इसीलिए यहाँ पे रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस आना या इम्प्रूवमेंट आना। और यहाँ पे चेंजेस किस में आ रही हैं? गवर्नमेंट के निज़ाम में, गवर्नमेंट के सिस्टम में। फिर आपने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को एक्सप्लेन करना है कि ये ब्रिटिश का बनाया हुआ रिफॉर्म है, 1919 में बना था। इस रिफॉर्म ने क्या किया? अलाउ कर दिया इंडियंस को, यानी कि इंडियंस को कुछ ऐसी पावर्स भी दे दी जो कि गवर्नमेंट के पास थी पहले, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो पावर्स थी वो पावर्स फिर इंडियंस को दे दी, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को दे दी। लेकिन एक ज़रूरी बात इसमें यह है कि जो मेन पावर थी ना, मेन पावर कंट्रोल वाली, वो ज़्यादातर ब्रिटिश ने अपने पास रखी। यानी कि इंडियंस को तो उन्होंने पावर दी थी, लेकिन अपने पास उन्होंने मेन पावर्स अंग्रेज़ों ने अपने पास ही रखी। डेफिनेशन आप इसमें देंगे कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर चेंजेस इन द इंडियन गवर्नमेंट दैट इंट्रोड्यूस द डायरार्ची इन प्रोविंसेस। अच्छा, इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने एक और चीज़ ईजाद की। वो चीज़ क्या थी? एक डायरार्ची सिस्टम ईजाद किया, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम ईजाद किया जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। यानी कि पहले जो गवर्नमेंट सिस्टम थी ना, वो अकेली गवर्नमेंट प्रोविंसेस और बाकी के इलाकों को भी संभाल रही थी। लेकिन इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने क्या करा कि गवर्नमेंट सिस्टम को डिवाइड कर दिया। आधी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यानी कि मेन जो शहर है, बड़े शहर, उसकी गवर्नमेंट होगी। बाकी की जो गवर्नमेंट है ना, वो प्रोविंसेस के लिए बना दी गई। यानी कि प्रोविंसेस जो छोटे इलाके हैं इंडिया के, प्रोविंस का जो एरिया, वहाँ पे भी अब गवर्नमेंट्स बना दी गई हैं। ये चीज़ हुई थी इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म में। इस सिस्टम को हम कहते हैं डायरार्ची सिस्टम। तो हमने ये बताना है कि इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने डायरार्ची के सिस्टम को ईजाद किया, जिसने क्या किया कि प्रोविंसेस में भी गवर्नमेंट बना दी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रोविंसेस में भी लोग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बैठा करेंगे, यानी कि प्रोविंसेस में भी अब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं वोट लेके। फिर आता है बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म। आपने बताना है कि ये मोंटेग्यू का रिफॉर्म किस लिए बनाया गया। आपने ज़ाहिर बात इसमें लखनऊ पैक्ट का लाजमी बैकग्राउंड देना है, क्योंकि इसी की वजह से ही, लखनऊ पैक्ट की वजह से ही ये मोंटेग्यू का रिफॉर्म बनाया गया। लखनऊ पैक्ट में ऑब्वियसली मैंने तो एक लाइन दे रखी है, आप चाहो तो लखनऊ पैक्ट की मज़ीद लंबी डिस्कशन भी दे सकते हैं इस पर, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट के बारे में मैंने बताया कि इसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक दूसरे के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया। लखनऊ पैक्ट के नेम से वो एग्रीमेंट था जिस पर उन्होंने साइन करके एक दूसरे के बारे में बताया कि हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे ब्रिटिश रिस्पॉन्स। ब्रिटिश वांटेड टू गिव लिमिटेड पावर्स टू द इंडियन बट कीप कंट्रोल। ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, हम इंडियंस लोगों को, यानी कि हिंदू को और मुसलमानों को पावर्स तो दे देंगे, लेकिन मेन पावर्स ब्रिटिश लोग अपने पास ही रखेंगे। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ब्रिटिश ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए मोंटेग्यू को और चेम्सफोर्ड को नौकरी पे अपॉइंट किया, नौकरी पे रखा। ये दोनों अंग्रेज थे, ठीक है। मोंटेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसराय थे, ठीक है। इन दोनों अंग्रेज बंदों से कहा कि आप इंडियंस लोगों को पावर्स दें, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के सिस्टम में ऐसी तब्दीली करें कि इंडियंस लोगों को पावर ज़्यादा दी जाए और प्रोविंसेस के इलाकों में भी गवर्नमेंट बना दी जाए, ताकि डायरार्ची सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए। तो इस तरह से इन दो लोगों को रखा गया, इसलिए इन्हीं के नाम पे इस रिफॉर्म को भी लिख दिया गया। अब हमने इस रिफॉर्म की क्वालिटीज़ बतानी है कि इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म की क्या खासियत है, क्या फीचर्स है इसकी। सबसे पहले हमने बताना है कि इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने डायरार्ची के सिस्टम को ईजाद किया, जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो डिवाइड हो गया कि प्रोविंस के अंदर भी दो तरह की गवर्नमेंट बना दी गई। ये बात यहाँ बताई गई है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब यहाँ से पहले आपने इन दो पॉइंट्स को समझना है।
इंडियंस कुड कंट्रोल एरियाज लाइक द एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे ना प्रोविंस के इलाके में जो पावर्स इंडियंस को दी गई, यानी कि हिंदू और मुसलमान को दी गई, वो पावर्स ये थी कि ये लोग हिंदूज और मुसलमान एजुकेशन पे, हेल्थ पे और एग्रीकल्चर के निज़ाम पे ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदू और मुसलमान पॉलिटिशियंस इन चीज़ों पे ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं। जहाँ तक रही बात अंग्रेज़ों की, उनका कंट्रोल किस चीज़ पे होगा? लॉ बनाने वाली चीज़ पे कंट्रोल इनका होगा, ऑर्डर्स पे इनका कंट्रोल होएगा। ऑर्डर्स भी लॉ को ही कहते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस यानी कि पैसा जो टैक्स वगैरह आता है उस पर भी अंग्रेज़ों का ही कंट्रोल होएगा और पुलिस पे भी इन्हीं अंग्रेज़ों का कंट्रोल होएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पावर्स को डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑब्वियसली हमने पहले भी देख ली थी पिछली वीडियो में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया, इसकी पावर्स, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है क्या? वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, जिसमें हिंदूज और मुसलमान और अंग्रेज़ आके बैठते थे। ये वो अंग्रेज़ और हिंदूज और मुसलमान थे जो वोट के थ्रू आते थे, यानी कि मुसलमान और जो हिंदूज थे उनको जब वोट मिलते थे तब ही वो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके बैठते थे। अब हुआ क्या ना यहाँ पे कि अब हुआ ये कि जब ये मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म जब आया तो इसने क्या किया कि प्रोविंसेस के इदारों में, प्रोविंसेस की लोकेशन में भी अब गवर्नमेंट का सिस्टम ईजाद कर दिया। ज़ाहिर बात है अब वहाँ पे जब ये सिस्टम ईजाद किया तो वहाँ से भी तो अब लोग वोट दे के आएंगे ना, मुसलमान और हिंदूज़ भी। तो उससे क्या हुआ कि जगह कम पड़ गई, तो दोबारा से इस इदारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के इदारे को मज़ीद बड़ा कर दिया, ठीक है, बड़ा मतलब साइज़ में बड़ा कर दिया कि और भी लोग जो सिलेक्ट होके आए वोट दे के आए तो वो इस इदारे में आराम से बैठ सके। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स कंटिन्यू टू हैव द सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेशक प्रोविंस के अंदर भी गवर्नमेंट का सिस्टम ईजाद हो गया, तब भी उस इलाके में भी मुसलमानों को अलग से वोट करने की ऑप्शन दी गई थी। यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि प्रोविंस बना दी और एक ही वोटिंग सिस्टम बनाया, बल्कि प्रोविंसेस के इलाकों में भी जो गवर्नमेंट ईजाद की उसमें भी हिंदूज़ को और मुसलमानों को अलग से वोट करने की ऑप्शन कंटिन्यू रखी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देखें इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन। इंडियन खुड पार्टिसिपेट इन प्रोविंशियल काउंसिल्स एंड गिव एडवाइस ऑन पॉलिसीज़। अब यहाँ पे ये हुआ कि इंडियंस लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंशियल काउंसिल में बैठ के पार्टिसिपेशन अपनी दिखाते थे, यानी कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, जैसे कि एडवाइस करते थे कि कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए गवर्नमेंट को बेहतर करने के लिए प्रोविंस के इलाकों में। तो इस तरह से इंडियंस लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन दिखाई। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। इम्पोर्टेंस में हमने बताना है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसने मुसलमानों के और हिंदूज़ की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ा दी, यानी कि और भी जो पावर्स मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट की वो इस मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म की वजह से इन इंडियंस को, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को दी गई। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के इंडियंस, जिसमें मुसलमान और हिंदूज दोनों शामिल हैं, उनकी गवर्नमेंट के मामलात में, गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेशन इस चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म की वजह से बढ़ गई। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम राइट्स। इस चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म ने, मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म ने मुसलमानों की जो सेपरेट सीट्स हैं और वोटिंग का जो सेपरेट प्रोसीजर है उसको वैसे ही बरकरार रखा, और मज़ीद प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट्स बनाई उसके अंदर भी अलग से मुसलमानों की सेपरेट सीट्स रखी ताकि मुसलमानों की भी पॉलिटिक्स में आवाज़ सुनी जाए। फिर आता है फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म। इसी ने मॉन्टेग्यू रिफॉर्म ने फ्यूचर में आने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए रास्ता बनाया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस मॉन्टेग्यू रिफॉर्म की वजह से बनाया गया। क्यों बनाया गया, अब ये है क्या, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का। अब बहुत से स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता। देखें, हर मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद रहता है। आप चाइना चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, हर मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है, गवर्नमेंट को चलाना, गवर्नमेंट में कौन लोग वोट कर सकते हैं, इंसानों के क्या राइट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती हैं उस गवर्नमेंट के लिए, उस मुल्क के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बताया जाएगा कि चाइनीज़ लोगों के राइट्स क्या हैं,
गवर्नमेंट के ऑफिस में कौन लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट के कितने इदारे बनाने चाहिए, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती है, ठीक है। कौन लोग वोट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। वैसे ही जाहिर ही बात है इंडिया के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो इंडिया का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1935 में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सही हो गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म की वजह से बना, क्योंकि इसी मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म ने कई चीज़ें सिखा दी कि प्रोविंसेस के अंदर भी मुसलमानों की सीट्स होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी डाल दी गई। सही है। एंड लेटर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और जाहिर बात है पाकिस्तान भी जब बन गया था ना 1947 में, उस पाकिस्तान के अंदर भी यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यूज़ किया गया शुरू में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बना था 1956 में। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, और इतने साल बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ज़ाहिर बात है इतने सालों के दौरान पाकिस्तान को खुद को चलाने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, इसीलिए शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही यूज़ किया जब तक कि पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अहमियत आपको बता दी है कि क्या है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी मुस्लिम लीग्स रोल। अब मुस्लिम लीग की जो पार्टी है ना, आपने उनका रोल बताना है कि इस मॉन्टेग्यू रिफॉर्म की वजह से मुस्लिम लीग को ज़्यादा मजबूती मिल गई, क्योंकि मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी में यानी कि बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। इसने ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को राइट्स प्रोवाइड किए, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो मॉन्टेग्यू रिफॉर्म है ना, इसने किसी तरह भी मुसलमानों के राइट्स खाए नहीं थे। जो भी नई गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी नई नई चीज़ें आई मॉन्टेग्यू रिफॉर्म में, उसमें कहीं भी मुसलमानों को इग्नोर नहीं किया गया। मुसलमानों को वैसे ही पॉलिटिक्स में अहमियत दी गई इस मॉन्टेग्यू रिफॉर्म में, और जगह जगह जहाँ जहाँ गवर्नमेंट बनाई गई थी प्रोविंसेस में, सब जगह पे मुसलमानों को अलग से इलेक्शन के ऑप्शन उनकी रखवाई हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग आती है लिमिटेशंस ऑफ द रिफॉर्म। लिमिटेशन का मतलब ये है ना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे पूरी पावर्स नहीं दी जा रही। वो ये है ना, आपने इसमें बताना है कि मेन पावर जो हकीकत वाली पावर है वो ब्रिटिश के हाथ में ही थी। चाहे आप चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी बना दो, चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स भी दे दो इंडियंस एंड मुसलमानों की, हिंदूज एंड मुसलमानों की, तब भी मेन पावर्स अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहेगी। ये एक लिमिटेशन, एक कमी हमें देखने को मिली। उसके अलावा ओनली सम एरियाज वर अंडर द इंडियन कंट्रोल। यहाँ पे ये कह रहे थे कि जहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यानी कि हिंदू और मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे उनको, उन इंडियंस एंड हिंदूज़ को पावर्स दी गई, यानी कि वहाँ उन इलाकों में भी गवर्नमेंट्स बनाई गई ताकि इंडियंस यानी कि हिंदूज़ और मुसलमान भी उस इलाके को कंट्रोल कर सकें। यानी कि वही सेम बातें हैं जो यहाँ पे डाल दी, लेकिन यह कहना ये चाह रहे हैं ना कि कुछ इलाकों में मुसलमानों को और हिंदूज़ को पावर्स दे दी गई थी, लेकिन जो मेन बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे अंग्रेज़ों ने ही हुकूमत अपनी चलाई हुई थी, अंग्रेज़ों ने ही ज़्यादा पावर्स उधर अपनी रखी हुई थी। वहाँ पे पावर्स वो हिंदूज़ एंड मुसलमानों को पूरी की पूरी नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये भाई यहाँ एक तरह से कहना चाह रहे हैं। फिर आगे आता है इंडियंस कुड एडवाइस बट नॉट मेक फाइनल डिसीजन इन इंपॉर्टेंट मैटर। यहाँ पे कहते हैं इंडियंस में कौन आते हैं, मुसलमान और हिंदूज़ दोनों। तो हिंदूज़ और मुसलमान एडवाइस दे सकते थे, यानी कि मशवरा दे सकते थे कि गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, लेकिन जो मेन फाइनल डिसीजन देने की पावर्स हैं वो इनके पास नहीं थी। फाइनल डिसीजन की पावर कौन दे सकता था, सिर्फ अंग्रेज़, यानी कि किसी भी चीज़ पे फाइनल डिसीजन देना, फाइनल फैसला देना अंग्रेज़ों के हाथ में था, ब्रिटिश लोगों के हाथ में था। लेकिन इंडियंस लोग जो हिंदू और मुसलमान थे वो सिर्फ मशवरा दे सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं। ये पावर्स की लिमिटेशन लगाई हुई थी इन लोगों पे। कंक्लूजन जो ऊपर पढ़ा है वो दोबारा से शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना है।